हेलो एवरीवन। जैसा कि बेटा हम आज की जो हमारी क्लास होगी वो मॉल कॉन्सेप्ट होगी कि हम मॉल कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे और इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूँ मॉल कॉन्सेप्ट की, तो मॉल कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये मॉल मॉल कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करता हूँ किसने दिया था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक्चुअल में स्टार्ट होने की बात करते हैं, दिया होने की बात नहीं करते हम। मॉल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में जो दिया गया था, इट इज स्टार्ट विद एवोगाद्रो। एवोगाद्रो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ को ड्राइव किया था अगर हम बात करते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए यूजफुल होता है। तो एक्चुअल में एवोगाद्रो ने कहाँ से स्टार्ट किया था, उसने लॉ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स थ्योरी को एक साथ कंबाइन किया था। उसने कंबाइन किया था कि सॉरी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो आता है आपका गेल लुसाक्स लॉ। हाँ, तो उसमें 2 लॉ को उसने एक साथ कंबाइन करने के बाद जो लॉ हाइपोथेसिस दी थी वो आपको कल बताई थी कि अगर हम किसी भी गैस की आइडेंटिकल 2 गैस लें, उनके आइडेंटिकल वो और उन्हें आइडेंटिकल कंडीशंस पर रखें, टेम्परेचर और प्रेशर के आइडेंटिकल सेम कंडीशन पर रखें, तो उनका वो जो वॉल्यूम होगा वो भी सेम होगा और उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो भी सेम होंगे। समझ में आई बात? इसने कहा था अंडर द similar conditions under the similar conditions of temperature and pressure, two gases have same number of particles. ओके, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहा था। क्यों कैसे कहा था? बाय कंबाइनिंग Gay-Lussac's law and Dalton's atomic theory। उसने ये जो हाइपोथेसिस दी थी, अवोगाद्रो लॉ जो हमने कल पढ़ा था, एक्चुअल में इट इज हाइपोथेसिस इनिशियली और बाद में अवोगाद्रो लॉ कहा गया है उसे। तो ये जो लॉ बना था ये दो कंबाइनिंग गे-लुसाक्स लॉ और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कंबाइन करके बनाया गया है। तो बेटा ये जो चीज है, तो गे-लुसाक्स लॉ ने गैसेस के बेस पर दिया था और डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो ये जो चीज है बेटा कि मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में, कि मॉल कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, पहले मैं आपको थोड़ा सा मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में डिफाइन कर देता हूँ। मॉल क्या है ना? तो फिर उसके बाद उसे प्रूव कर देंगे। तो मोल क्या होता है? अ मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। अ मोल is the amount of any substance which contains the number of particles the number of particles as there are atoms in 12 gram carbon of carbon 12। दिस वन ये कह रहा है कि
एक मोल क्या है कि एक मोल वो अमाउंट है सब्सटेंस का, वो क्वांटिटी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसमें इतने क्वांटिटी नंबर होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। समझ में आई बात? तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने होंगे, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, यस। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के बारे में अगर हम नंबर ऑफ एटम्स इसके निकालें तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो सीधी बात है, हमने एक फॉर्मूला लिखा था, गिवन मास अपॉन मास ऑफ कार्बन 12, यस, गिवन मास अपॉन मास ऑफ कार्बन 12, ये फॉर्मूला हमने कल लिखा था। तो गिवन मास हमारे पास कितना है? गिवन मास है हमारे पास 12, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12, यहाँ 1 एटम लिख लीजिएगा, ओके। 1 एटम, 1 एटम कार्बन 12 के 1 एटम का जो मास होता है, और कार्बन के 1 एटम का जो मास एक्सपेरिमेंटली हमने लिया था, आया था हमारा 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 आया था। और अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूं, इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं बेटा, तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आती है, तो वो आती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कितनी आती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 कंटेन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, यस। और इस चीज को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन यानी एवोगाद्रो नंबर। क्लियर है भाई? तो एन कहां से ड्राइव हुआ, ये चीज हमें समझ में आ गई है। एन कहां से बना है, ये चीज हमें क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो मोल हमारे हम कहां से ड्राइव हुआ है? अवोगाद्रो ने किया है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और यहां पर ये चीज समझनी जरूरी है कि यहाँ कार्बन के लिए 1 एटम के बारे में बात करें तो Na जो रिप्रेजेंट करता है, बाद में जो Na रिप्रेजेंट करता है, ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 मोल इक्वल्स टू Na। यानी एक मोल कोई भी किसी भी सब्सटेंस में, जो एक मोल किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जो पार्टिकल्स होंगे वो Na के इक्वल होंगे। क्लियर है आपको? क्लियर है बेटा? तो एक चीज तो ये आपको, ये चीज अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल ऑफ एटम्स की, 1 मोल ऑफ एटम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। अगर मैंने यहाँ पर एटम लिखा तो यहाँ पर भी एटम होंगे। शुरू में मैंने ध्यान दिया होगा आपने, मैंने कहा था पार्टिकल्स। जब मोल की डेफिनेशन लिखवाई थी, मोल की डेफिनेशन में मोल इज अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कंटेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कहा था। वो पार्टिकल्स का मतलब क्या है? इस पार्टिकल का मतलब यही हुआ कि पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे यहाँ पर, कि अगर एटम है तो उतने ही एटम होंगे। अगर मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसमें क्या होगा? उसमें इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। समझ में आई बात आपको? अगर मैंने कहा 1 मोल ऑफ आयंस, तो इसका मतलब है कि मैं इतने ही आयंस के बारे में बात। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ अगर मैंने कहा कि 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? 1 मोल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, उसमें जो पार्टिकल्स के नंबर्स आते हैं वो होते हैं। एक चीज तो समझ में आ गया। अगर हम मोल को डिफाइन करते हैं, मोल को अगर हम वैसे डिफाइन करते हैं डेफिनेटली मास के अकॉर्डिंग, मोल, अगर मैं रिलेशन लगाता हूँ, क्या रिलेशन बिटवीन मास
एंड मोल्स। तो बेटा मोल को अगर मैं बात करता हूँ, मोल जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, मोल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी n से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल को नंबर ऑफ मोल्स हम हमेशा लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो n से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मास होता है ये दो तरीके का मास होता है। तो हमारा मास होता है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास वो होता है आपका स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है। और एक होता है आपका गिवन मास, उसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज भी इक्वल टू W अपॉन M। इनके बीच जो रिलेशन होगा वो N इक्वल्स टू W अपॉन M का होगा। क्लियर है? तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो हम इस बेस से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर है? तो बेटा Na नंबर ऑफ मोल्स और आपको ये चीजें क्लियर होती हैं। यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही थी कि मैंने कहा कि मोलर मास लिख रहा था मैं, मोलर मास को लिखते लिखते मोलिकुलर मास हो गया। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मोलर मास क्या होता है, आपको मोलर मास डिफरेंस, हम अगर मैं बात करता हूँ मोलर मास और मोलिकुलर मास में, मोलिकुलर मास जो होता है बेटा, अगर मैं बात करता हूँ तो मोलिकुलर मास होता है मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल का मास जो होगा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। और मोलर मास के बारे में बात करते हैं तो मास ऑफ वन मोल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। समझ में बात? डिफरेंस बिटवीन मोलर मास के बारे में बात करते हैं तो मोलर मास क्या होगा, द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस इन ग्राम। मोलर मास तो होता है कि किसी भी सब्सटेंस का के एक मोल का मास जो हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम मोलर मास बोलते हैं। और मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो होता है द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास की बात करोगे तो आप वो मॉलिक्यूलर मास होगा, और मोलर मास की वन मोल की बात करेंगे। क्लियर है? तो बेटा एक और चीज अवोगाद्रो ने यहाँ पर, अगर हमने मास के बारे में बात की तो हम बात करें मोल और रिलेशन, मोल और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअल में अवोगाद्रो ने एक चीज प्रूव की थी, हमने कहा था कि अंडर द सिमिलर कंडीशंस, अगर अंडर द अवोगाद्रो ने क्या कहा था, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर की आइडेंटिकल कंडीशंस पर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल जो होंगे सेम होंगे। और उसने ये भी कहा था कि वॉल्यूम भी सेम होगा। अगर मान लो दो गैस हैं A और B, इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर P2 है, और इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। यस? तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है बेटा कि इनका जो वॉल्यूम होगा वो भी सेम रहेगा। अगर दो प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम भी हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी गैसेस का, अगर हम एक कंडीशन ले लेते हैं, सभी गैसेस का जो वॉल्यूम होगा एक कंडीशन पर सेम हो सकता है। ये चीज कहा था अवोगाद्रो ने, कहा था कि एट STP standard temperature and pressure, at STP the all gases contain equal volume। और वो कितना है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आपकी 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। यानी एट STP 1 मोल, 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस, 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम। कितना? 22.4 लीटर। यानी सभी गैसेस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है STP पर वो 22.4 लीटर होता है।
तो यहाँ पर अब हमारे पास एक रिलेशन आ गया है, बहुत सारा रिलेशन आ गया है, इसे हम कंक्लूड करके देख रहे हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 मोल की, किसकी बात कर रहा हूँ, 1 मोल की, और 1 मोल को मैंने लिया वॉल्यूम, क्या लिया बेटा, वॉल्यूम एट STP, किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, किस फॉर्म में कहा बेटा, गैस। तो उसका जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर होगा, कितना होगा बेटा, 22.4 लीटर्स होगा। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं 1 मोल, तो इक्वल होगा मास रिलेशन, मास के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो W/M के इक्वल होगा 1 मोल का जो आएगा। और अगर मैं बात करता हूं पार्टिकल्स की, किसकी बात कर रहा हूं बेटे, पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, तो पार्टिकल्स में, सॉरी पार्टिकल नहीं, अलग अलग कर लेते हैं, मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, मॉलिक्यूल्स की, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके। और अगर मैं एटम्स की बात करता हूँ बेटा, तो 1 मोल एटम्स में भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, कितने होंगे, 6.022 इंटू 10। अब देयर इज अ डिफरेंस, देखो यहाँ पर देखना, अगर हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो हमें क्या लेना है, मॉलिक्यूलर मास लेना है। मास कौन सा लेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास। ओके। और एटम ले रहे हैं तो हम एटॉमिक मास लेंगे। कौन सा मास लेंगे बेटा, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक लेंगे तो एटॉमिक मास। अगर हमने गैस ली तो हम क्या लेंगे, कौन सा मास लेंगे, तो आपको याद रखना है, अगर हम गैस लेंगे तो हमेशा मॉलिक्यूलर मास लेंगे। कौन सा मास लेंगे, मॉलिक्यूलर मास लेंगे। क्लियर है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि 1 मोल जो है वो W/M के इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूल्स लें तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक एटम लें तो उसमें इतने एटम्स होते हैं। अगर हम एटम्स लेंगे तो एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करेंगे। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, और उसमें जो मास कंसीडर करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करेंगे। इज दैट क्लियर। तो ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।